So we'll move ahead with next example 11.3. A domain in ferromagnetic iron. Now you know, of course, आपको पता होना चाहिए कि ferromagnetism is explained on the basis of domain theory. Domain, they are small regions inside a ferromagnetic material. तो ये पता होना चाहिए आपको. तो डोमेन का जो शेप है, इट कैन बी एनी शेप, इट कैन बी रैंडम शेप, इट कैन बी अ क्यूब. यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है? अ डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक आयन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 माइक्रोमीटर. तो जो डोमेन का शेप है वो यहाँ पे क्यूब लिया है जस्ट टू मेक कैलकुलेशन सिंपल. व्हाई? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? साइड क्यूब. और साइड दिया है 1 माइक्रोमीटर, उसका क्यूब कर लोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा. ओके. एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयन एटम्स इन द डोमेन. तो उस डोमेन में कितने आयन एटम्स है ये आपको एस्टिमेट करना है. मैक्सिमम पॉसिबल डायपोल मोमेंट, what is the maximum value of dipole moment, and magnetization of the domain. The molecular mass of iron is 55 gram per mole and density is 7.9 gram per centimeter cube. Assume that each iron atom has a dipole moment of 9.27 into 10 raised to minus 24 ampere meter square. तो जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया पहले क्वेश्चन समझ लो, इट इज टू सिंपल. एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है आयन, उसमें जो डोमेन है, डोमेन का जो शेप है वो है क्यूब, और क्यूब का आपको साइड लेंथ दे दिया 1 मीटर. तो विल स्टार्ट विद व्हाट इज गिवन टू यू, 1 माइक्रोमीटर. लेंथ ऑफ क्यूब इज लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज 1 माइक्रोमीटर, मतलब 10 रेज़ टू माइनस 6 मीटर. यहीं पे तुमने वॉल्यूम फाइंड कर लेना है, लगने वाला है, क्योंकि आपको मैग्नेटाइजेशन पूछा ही है. व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो वॉल्यूम तो फाइंड करना ही पड़ेगा. तो 10 रेज़ टू माइनस 6 का क्यूब मतलब 10 रेज़ टू माइनस 18 मीटर क्यूब. और आपको बताया है, आपको पूछा क्या है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयन एटम्स इन द डोमेन. एस्टिमेट, फाइंड नंबर ऑफ आयन एटम्स मतलब कैपिटल एन. नंबर 2, मैक्सिमम पॉसिबल डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट को मैं म्यू से डिनोट कर देता हूं, तो म्यू मैक्स. ओके, राइट. डायपोल मोमेंट फाइंड करना है आपको, मैक्सिमम पॉसिबल डायपोल मोमेंट. और पूछा है व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन. मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन एमजेड, ये फाइंड करना है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयन इज 55 ग्राम पर मोल. उसके बाद डेंसिटी रो कितना दिया हुआ है? 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Assume that each ion atom has a dipole moment of each ion atom. M बोल दो इसको, M कितना है? 9.27 into 10 raised to minus 24 ampere meter square. Good. Now that clear? So how will you find out number of atoms in domain? You know what is the formula of number of moles? Number of moles is number of molecules or atoms upon Avogadro number, या फिर it is mass upon molecular mass, right? तो यहां से n equal to small m by capital M into Na. अब स्मॉल m तो पता नहीं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो स्मॉल m यू कैन से इट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो ये बन गया फॉर्मूला. उसके बाद हाउ डू यू फाइंड आउट मैक्सिमम डायपोल मोमेंट? मैक्सिमम डायपोल मोमेंट पूछा है ना, मैक्सिमम पॉसिबल डायपोल मोमेंट. एक बात बताओ, अगर ईच ऑफ यू हैज अ डायपोल मोमेंट ऑफ 1 यूनिट, राइट, and you are 70 people here, roughly speaking, so what is the maximum dipole moment? 70. तो तुमको n मिल जाएगा. तुमको डोमेन में, एक डोमेन में कितने एटम्स है वो मिल जाएगा, और तुमको हर एक एटम के पास कितना डायपोल मोमेंट है वो दिया ही हुआ है.
So what is maximum possible dipole moment? N into m, number of atoms into dipole moment of each atom. करेक्ट. बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल. नंबर ऑफ एटम्स फाइंड तो करना ही है, और हर एक एटम के पास कितना डायपोल मोमेंट है वो दिया ही है, तो मल्टीप्लाई कर लो. हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नेटाइजेशन? व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? डायपोल मोमेंट पर यूनिट. और किसका डायपोल मोमेंट? एटम का कि डोमेन में जितने एटम है सबका? हाँ, सबका. तो ये आ जाएगा म्यू मैक्स अपॉन वी. हो गया. तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं. नंबर वन, एन इक्वल टू वॉल्यूम. वॉल्यूम आपका, चलो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एन ए अपॉन एम. वॉल्यूम इज हाउ मच? -18. डेंसिटी 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 7.9 को 7.9 रखो, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट मत करो, सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करो, क्योंकि तुमने ना वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिखा हुआ है. तो सेंटीमीटर क्यूब को तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, ग्राम को मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है ना, किसमें है? किसमें है? तो कैंसिल नहीं होगा क्या? तुम जब लिखोगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसा लिखोगे ना, लिखोगे ना ऐसा? व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर? 6.02. ठीक है, इंटू 10⁻23 अपॉन क्या लिखोगे? एम. 55 ग्राम पर मोल लिखोगे कि नहीं लिखोगे ऐसा? तो ग्राम ग्राम कैंसिल होने वाला है क्या? होने वाला है. तो डू नॉट कन्वर्ट ग्राम टू किलोग्राम, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुमने मीटर क्यूब में लिखा, इसके लिए तुमको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो बताओ. 10⁻6. 1 सेंटीमीटर 10⁻2 मीटर. 10⁻2 का क्यूब 10⁻6. 10⁻6 और ऊपर 10⁻18. तो ठीक है, 10⁻18 अपॉन 10⁻6 लिख देता हूँ. ये सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्जन है, तो ये याद रखना, ये कन्वर्जन है. गुड. इंटू 10⁻23 अपॉन 55. तो इसको सॉल्व करो. 10⁻12 प्लस 23, 10⁻11, राइट. 7 6 7.9 है, ठीक है. 8 मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं ना. व्हाट इज 8 6 48/55, 0.9 के आसपास आएगा. तो 0.9 इंटू 10⁻11 मतलब 9 इंटू 10⁻10, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ. तो देखो अभी एग्जैक्ट आंसर क्या दिया हुआ है. एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 8.56 इंटू 10⁻10. ठीक है, 8.56 इंटू 10⁻10. ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू इज करेक्ट. हमने अप्रोक्सीमेटली किया ना. हमारा कितना है अप्रोक्सीमेटली? 0.9 इंटू 10⁻11 मतलब 9 इंटू 10⁻10, और हमने अप्रोक्सीमेट किया, तो ये करेक्ट है, राइट. दिस इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स. इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, दिस इज नंबर. नंबर मिल गया. उसके बाद क्या फाइंड करना था आपको? म्यू मैक्स. इट इज एन इंटू एम. एन कितना आया? 8.56 इंटू 10⁻10. और स्मॉल एम क्या दिया हुआ है? क्या है? 9.27 इंटू 10⁻−24. 8 9 72, 73 74 के आसपास आएगा, इंटू 10⁻14. तो अरे राउंड अप हो गया, 8 हो गया ये. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. देख लेते हैं एग्जैक्ट क्या आएगा. जस्ट चेक इट आउट, व्हाट इज द एग्जैक्ट. वेयर इज कैलकुलेटर? 8.56 multiplied by 9.27, 79.3512, 79.35 into 10⁻−14 एम्पियर मीटर स्क्वायर, बराबर.
बुक में 8 × 10⁻13 दिया हुआ है, करेक्ट है, क्योंकि 79 को उन्होंने 80 लिखा होगा और 80 को 8 × 10⁻13 कर देंगे हम, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ओके, फाइन। उसके बाद मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल, दैट इज dipole moment per unit volume. What is dipole moment? 79.35 into 10 raised to minus 14. वॉल्यूम कितना था? 10 raised to minus 18. तो कितना आ गया? 79.35 into 10 raised to 4 एम्पियर पर मीटर, क्योंकि एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, तो एम्पियर पर राइट। तो आंसर इन्होंने 8 × 10⁵ लिखा है, हमारा भी ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉल्व एग्जांपल में आपको इतने ही क्वेश्चन थे। विल स्टार्ट विद प्रैक्टिस प्रॉब्लम। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3। When a plate of magnetic material of size 10 centimeter by 0.5 centimeter by 0.2 centimeter, लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस तीनों दिया है, तो वॉल्यूम मिल जाएगा। L into B into T will give you volume, is located in magnetizing field। अब ये याद रखना, जहां पे भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला होगा ना, वो H होता है, H। H मतलब Ni। तो भूलना मत इसको, H, क्योंकि H और B दो चीजें आती है ना, मतलब MZ बेसिकली, भूल गए। अगर मेरे पास टोरॉइड है, टोरॉइड के ऊपर वाइंडिंग है, और टोरॉइड का जो कोर है वो भी मैग्नेटिक इन नेचर है, तो दो कंट्रीब्यूशन थे कि नहीं? एक था करंट का, एक था सब्सटेंस का, मतलब मटेरियल। ये पता है क्या होता है? Ni। ये पता है क्या होता है? Mz। तो Ni को क्या बोलते हो? हाँ, तो इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। तो जहां पे भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये वर्ड यूज किया हो, मतलब वो H की वैल्यू बता रहे थे। तो H की वैल्यू कितनी है? 0.5 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर। ओके, देन a magnetic moment of 5 ampere meter square is induced in it। हमारे पास एक प्लेट था मैग्नेटिक मटेरियल का, उसको हमने एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया, तो उसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो गया 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर का। आपको पूछा है फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन इन द रॉड। तो आपको सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया है वो देख लो। आपको लेंथ बता दिया है, ब्रेड्थ बता दिया है, थिकनेस बता दिया है, यहाँ से तुमको वॉल्यूम मिल जाएगा, L इंटू बी इंटू टी। लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर। ओके, 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 × 10⁻⁻2, मतलब 5 × 10⁻³ मीटर। और थिकनेस दिया हुआ है 0.2, मतलब 0.2 × 10⁻², 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई कर लो। 10⁻⁻1 इंटू 5 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 2 10, 10 और 10⁻1 कैंसर, तो बचा क्या? 10⁻⁻6। तो वॉल्यूम ऑफ दैट प्लेट इज 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम मिल गया। उसके बाद आपको H की वैल्यू बता दी, 0.5 इंटू 10⁻⁴, मतलब 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। उसके बाद आपको मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m या फिर म्यू, जो भी यूज करना होगा, वो पिछले एग्जाम्पल में मैंने उसको म्यू, म्यू क्यों लिखा था उसका रीजन था, उसका एक स्पेसिफिक रीजन था, क्योंकि एम हमने हर एक एटम के डायपोल मोमेंट के लिए भी यूज किया है, और एम हमने मास के लिए भी यूज किया है। तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए मैंने सिर्फ नोटेशन चेंज कर दिया था। अगर आपको कंफ्यूजन इतना ही हो रहा है तो इसको मैं मास बोल सकता हूँ, ये मास है। ओके, तो नोटेशंस ना, नोटेशंस ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो नोटेशन में कंफ्यूज मत होना, बिकॉज इट प्योरली डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, कहाँ पे एम यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से नोटेशन चेंज कर लेना, नो इश्यूज। तो एम कितना दिया हुआ है आपको? 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर।
और पूछा क्या है, क्या पूछा है, मतलब क्या पूछा है, मतलब बी पूछा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बी? अभी मैंने बताया था, बी जीरो प्लस बी एम। बी जीरो इज म्यू जीरो एन आई, और बी एम इज म्यू जीरो एम जेड, म्यू जीरो कॉमन, एन आई प्लस एम जेड। वेरी गुड। व्हाट इज एन आई? एच। व्हाट इज एम जेड? काई एच। ये सारा मेरे को डिराइव करके अगर देना पड़ेगा तो कैसा चलेगा? इट इज एक्सपेक्टेड एट दिस स्टेज दैट यू मस्ट नो बेसिक बेसिक थिंग्स। तो इट वॉज एक्सपेक्टेड कि आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, बराबर। अभी डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया है उसके ऊपर। अब हमको एमजेड मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है एमजेड? डायपोल मोमेंट पर यूनिट, और डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, वॉल्यूम तुमने फाइंड कर लिया, म्यू जीरो की वैल्यू पता होती है। व्हाट इज म्यू जीरो? 4 × 10⁻⁷ तो बी इक्वल टू म्यू जीरो एच प्लस एम बाई वी। इट इज 4 π × 10⁻⁷ एच की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 × 10⁻³ व्हाट इज एम? 5। व्हाट इज वॉल्यूम? 10⁻⁻⁶। 4 π × 10⁻⁷, 5 × 10⁻³ प्लस 5 × 10⁻⁶। इसमें से 5 × 10⁻³ कॉमन, और 4 π की वैल्यू जिसको नहीं पता, 12.56 10⁻²। और भी एक काम कर सकते थे, बेटर ऑफ, इसको फिलहाल 4 π लिखो फिलहाल, क्योंकि ये 5 कॉमन आ रहा है ना बाहर। 5 × 10⁻³ 1 प्लस 1000। पहले टर्म में 1 बचा, दूसरे टर्म में 1000 बचा, क्योंकि 10⁻³ कॉमन निकाला तो 10⁻³ बचेगा वहां पे, बचेगा ना, पक्का ना? श्योर श्योर। हाँ। व्हाट इज 4 π × 5? 20 π, बराबर। यस। इंटू 10⁻⁻⁷, 10⁻+3 -4। व्हाट इज 1000 + 1? 1000। 1000 + 1 इज 1000। ये 20 का जीरो या 10⁻³ मतलब 10⁻⁴ और 10⁻⁻⁴ कैंसल, तो क्या आ गया आंसर? व्हाट इज 2 π? 6.2। क्या लिखूं, यूनिट क्या लिखूं, यूनिट टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, चलेगा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो अगला क्वेश्चन है वो इसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, ये इसके आगे भी आपको याद होना चाहिए। तो बताता हूं मैं अभी इसके आगे क्या करना है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4। रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आपको बेसिकली एरिया दिया हुआ है, कितना है, 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज लोकेटेड इन 4000 एम्पियर पर मीटर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब एच की वैल्यू दी हुई है। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड इज, फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है आपको 25 × 10⁻⁶ वेबर। फाइंड आउट रिलेटिव परमेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड। इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, ऑफ कोर्स, प्रोवाइडेड आप लोग सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, एक मैग्नेटिक मटेरियल का रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है आपको 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 10⁻⁴, बराबर। और 0.25 का भी पॉइंट हटा देते हैं तो 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। और आपको फ्लक्स बताया है, फ्लक्स कितना है, फ्लक्स का वैल्यू 25 × 10⁻⁻⁶ वेबर, राइट, करेक्ट। और आपको एच की वैल्यू बताई है, कितनी बताई है, 4000 एम्पियर पर मीटर।
और आपसे पूछा क्या है, तीन चीजें पूछी है। नंबर वन, रिलेटिव परमेबिलिटी, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट ए म्यू आर, बी ससेप्टेबिलिटी, पता है ना, यस, थ्री मैग्नेटाइजेशन एम जेड। ये तीन चीजें पूछी है आपसे। एंड एज आई जस्ट जस्ट सेड कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसी के आगे, इसी के आगे, तो ये याद होना चाहिए आपको। बेसिकली ये एच होता है और ये क्या होता है, स्काई एच होता है। इसमें से एच क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे, बराबर, पक्का, यस। तो बी इक्वल टू म्यू जीरो वन प्लस स्काई, और एच निकाल लिया कॉमन। जिनको याद है ना, ये वन प्लस स्काई होता है म्यू आर, म्यू आर, राइट, क्लियर, गुड। हमको तो म्यू आर चाहिए था, तो म्यू आर क्या आ गया, म्यू जीरो एच, लेकिन बी तो दिया नहीं है। बट डू यू रिमेंबर हाउ डू डिफाइन फ्लक्स, बी बार डॉट ए बार, पी ए होता है ना फ्लक्स, ई बार डॉट ए बार इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी बार डॉट ए बार इज मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां से बी मिल जाएगा, क्या है बी, फाइव बाई ए, तो बी इज इक्वल टू फाइव बाई ए, और ये सीधा सब्स्टिट्यूट करोगे म्यू आर के फॉर्मूला में। तो व्हाट इज म्यू आर, बी अपॉन म्यू जीरो एच, लेकिन बी क्या आया, फाइव बाई ए, बन गया फॉर्मूला, वेरी गुड। नंबर टू, क्या पूछा था, ससेप्टिबिलिटी, अभी तो लिखा तुमने, व्हाट इज म्यू आर, वन प्लस स्काई, तो व्हाट इज स्काई, म्यू आर माइनस वन। तीसरा क्या पूछा है तुमसे, मैग्नेटाइजेशन, वो कैसे फाइंड करोगे, मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट काय एच, काय तो फाइंड करना ही है, एच तो दिया ही है, ओके। तो स्टार्ट ऑफ विथ फर्स्ट केस, म्यू आर फाइव बाई ए म्यू जीरो एच, फाइव की वैल्यू और ए की वैल्यू सेम है, सेम है ना, सेम है कि नहीं, म्यू जीरो की वैल्यू क्या है, फोर पाई इंटू माइनस सेवन, और एच कितना है, कितना है, 4000, 4000, कैंसल, कैंसल, म्यू आर इक्वल टू, और भी सिंपल कर लेना खुद का काम, फोर पाई की वैल्यू को 12.5 मान लेना, 12.5 इंटू फोर, 50, कितना, 50, कितना हो जाएगा वो, 50, फोर पाई 12.5, 12.5 इंटू फोर, 50, और ये 10 टू माइनस फोर, ऊपर जाके प्लस फोर, मतलब 100 इंटू वन जा एंड, तो कितना आ गया, 200। ये अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि हमने फोर पाई की वैल्यू 12.5 लिखी, लेकिन लिखनी क्या चाहिए, 12.56, तो ये अप्रोक्सीमेटली 200 है। अब तुम एग्जैक्टली करोगे तो एग्जैक्टली आ रही है 199, कितनी आ रही है, 199, तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस टर्न्स आउट टू बी 199, हो गया। फिर आपको चाहिए काय, हाउ डू यू फाइंड आउट काय, म्यू आर माइनस वन, मतलब 199 माइनस वन मतलब 198, फिर क्या चाहिए हमको, एमजेड, व्हाट इज एमजेड, काय एच, 198 इंटू 4000, 200 इंटू चार इज 800, 800 में से 8 गए 792, बराबर, 792 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर, करेक्ट। एग्जैक्ट वैल्यू क्या दिया है, 7.92 इंटू 10⁻5, तो बराबर है, वही वैल्यू है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन, the work done for rotating a magnet with magnetic dipole moment m through 90 degree
from its magnetic meridian is n times the work done to rotate it through 60 degree. Find the value of n. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है ये तुमको शायद पता नहीं होगा, जरूरत भी नहीं है. यू नो व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? अगर मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ टू साउथ. ओके, तो नॉर्थ टू साउथ. और इसमें अगर मैंने एक बार मैग्नेट रख दिया, बार मैग्नेट, तो नेचुरली स्पीकिंग बार मैग्नेट विल कम टू रेस्ट with north pole of the magnet facing south and south pole of the magnet facing, इसको क्या बोलते हो? स्टेबल इक्विलिब्रियम. इसी को बोलते हो मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको ही मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं. तो व्हाट इज द एंगल हियर? जीरो, क्योंकि इफ यू रिमेंबर डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो डाइपोल मोमेंट और एक्सटर्नल फील्ड दे आर इन द सेम डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब इनिशियल एंगल कितना हो गया? जीरो. तो बस क्वेश्चन में समझना यही था. तो क्वेश्चन में आपको गिवन में क्या दिया है? आपको बोला है इनिशियल एंगल इज जीरो, इनिशियल एंगल थीटा जीरो इज जीरो. तो पहले केस में आप मैग्नेट को कितने से रोटेट कर रहे थे? 90 डिग्री से. मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन से तो कैसे ला रहे थे? परपेंडिकुलर. पहले मैग्नेट कैसा था? पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. अभी क्या कर रहे हो? रोटेट कर रहे हो. ऐसे कर रहे हो ना? पहले ये फील्ड था आपका और मैग्नेट भी ऐसा ही था, एंगल कितना था? जीरो. अभी क्या कर रहे हो? इसको तुम रोटेट कितने से? व्हाट इज फाइनल एंगल? फाइनल एंगल इन द फर्स्ट केस, हाउ मच? 90. मान लेते हैं इस केस में जो वर्क डन है वो W1 है. व्हाट इज वर्क डन का फॉर्मूला बाय द वे? It's MB cos of theta 0 minus cos of theta 1, theta final. So what is work done here? MB. What is cos of theta 0? Cos 0. Cos 0 is 1. What is cos of theta 1? 0, क्योंकि cos of 90 is 0. तो कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, बाकी कुछ नहीं है. तो आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज हियर, दैट 0 and 90. Okay. So what is W1? MB. So W1 is MB. 1 minus 0, मतलब only MB. अभी सेकेंड केस में फाइनल एंगल कितना बोला है? कितना बोला है? 60. तो सेकेंड केस में वर्क डन क्या होगा? MB cos of initial angle minus cos of final angle. ऐसे होगा. What is initial angle? 0. तो cos 0 minus cos of 60. What is cos 60? 1/2. तो MB और ये 1 minus हाफ. सही है. तो कितना आ गया? MB/2. ये W2 आ गया. सही है. और क्या बोला है आपको? W1 is n times of W2. ऐसे ही बोला है. ये सब गिवन है और फाइंड क्या करना है? n. तो हो गया फाइंड. 2 आ गई वैल्यू n की, खत्म. तो सॉल्यूशन में कुछ करना ही नहीं है. W1 is n times of W2. लेकिन what is W1? MB. What is W2? MB/2. ऐसा ही है ना? MB/2 ही है ना? अरे is this not MB/2? Yes. शायद लिखा भी है मैंने, I don't know. Maybe yeah, MB/2. Okay. MB/2. तो ये हो गया कैंसल कैंसल, तो n की वैल्यू मिल गई 2. हो गया क्वेश्चन खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. बड़बड़ बिल्कुल बंद. प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6. An electron in an atom is revolving around the nucleus in a circular orbit of radius 5.3 into 10 raised to minus 11 meter with a speed of 2 into 10 raised to 6 meter per second. आपको V और आपको R की वैल्यू दिया है, V और R दिया है आपको. फाइंड रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट and angular momentum of electron. Charge on electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Mass is 9.1 into 10 raised to minus 31. So again, too simple.
गिवन में आपको रेडियस ऑफ ऑर्बिट दिया है, इलेक्ट्रॉन का रेडियस दिया हुआ है ऑर्बिट का 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। स्पीड भी बता दिया आपको 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। चार्ज भी बताया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास तो पता ही होता है वैसे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और फाइंड करने के लिए क्या क्या बोला है? नंबर 1 क्या फाइंड करना है? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और क्या बोला है? एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन है, डू यू रिमेम्बर हमने ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन डिराइव किया था EVR/2। तो यू मस्ट रिमेम्बर ये हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा हुआ है EVR/2। और एल फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो MVR कर लो डायरेक्टली, क्योंकि M पता है, V पता है, R पता है, या तो MVR कर लो, या फिर अगर आपको याद होगा हमने यहाँ पे ना मास से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था और ये बन गया था L। तो L यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट 2m ऑर्बिटल बाय E। तो वहां से भी कर सकते हो, पर ठीक है, जब डायरेक्टली हो रहा है तो फिर व्हाई शुड आई बी वेस्टिंग माय टाइम। तो डायरेक्टली कर सकते तो दैट्स ओके। तो m ऑर्बिटल इज EVR, EVR बाय 2। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, V की वैल्यू 2 इंटू 10⁻6, R की वैल्यू 5.3 इंटू 10⁻11 अपॉन 2। 2 हो गया कैंसल। तो ये सब सॉल्व कर लो, जो भी आएगा। 8.48 इंटू 10⁻24, 8.48 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। Number 2 is L, which is just MVR. M 9.1 into 10 raised to minus 31 into 2, 18 तो यही हो गया, 10 raised to 6, 10 raised to minus 25 into R 5.3 and 10 raised to minus 11, 18 5 90, 90 और 10 raised to minus 25 और minus 11। ठीक है, क्या है आंसर? क्या है? -35 36 के आसपास आएगा। हाँ ओके, तो 9.64 इंटू 10⁻⁻35 यूनिट। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर व्हाट? पर सेकेंड। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड मान लेता हूँ। कहाँ से आया बताइए? MV इज P, होता है कि नहीं? होता है ना? व्हाट इज फोर्स? dP/dt। व्हाट इज dP? अरे फोर्स इज मोमेंटम, वही चेक करके बता रहा हूँ मैं। फोर्स इज मोमेंटम अपॉन टाइम। व्हाट इज मोमेंटम? फोर्स इनटू टाइम। तो मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। व्हाट इज फोर्स? न्यूटन सेकेंड। और ये बराबर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कैसे आ गया? किलोग्राम। हाँ हाँ, वो बोलोगे तो चलेगा, क्योंकि ये किलोग्राम है, ये मीटर पर सेकेंड है, और ये और एक मीटर है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर चलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन। A paramagnetic gas has 2 into 10⁻26 atoms per meter। ऐसा होता नहीं है, एटम्स पर मीटर क्यूब बोलना चाहिए। तो यू हैव नथिंग लाइक एटम्स पर मीटर। एटम्स पर मीटर कोई गैस के एटम्स कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं रुकते। एटम्स पर मीटर बोलना, इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि सारे के सारे गैस एटम एक ही स्ट्रेट लाइन में। गैस मॉलिक्यूल या गैस एटम्स आर नॉट डिसिप्लिन ना, सबके एक के बाद एक रहेगा, ऐसा नहीं होता है वो। तो वो एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, वो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है। विद एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ, एटॉमिक मतलब हर एक एटम का डायपोल मोमेंट है 1.5 into 10⁻⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर ईच। द गैस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन।
फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ दिस सैंपल। मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटाइजेशन mz फाइंड करना है of this sample. If the gas in this problem is kept in a uniform magnetic field of 3 Tesla, अगर मैंने इस गैस को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जिसका स्ट्रेंथ है 3 टेस्ला का, इज इट पॉसिबल टू अचीव सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन एंड व्हाई? What do you understand by saturation magnetization? What is the meaning of saturation? हमने जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रखा था, तो व्हाट वाज द सिचुएशन? All the dipole moments were randomly oriented. Then you slowly increase magnetic field. What happens is dipole moments slowly align themselves in the direction of the field. जब सारे के सारे dipole moment मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए उसको बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं उसको? सैचुरेशन। व्हेन ऑल द डायपोल मोमेंट्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज सेड टू बी सैचुरेशन। राइट, याद रहेगा। मतलब सारे के सारे डायपोल मोमेंट जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पॉइंट करने लगे तो क्या बोलोगे उसको? सैचुरेशन। याद रहेगा ये। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले what is given to you? Number per unit volume n by v कितना दिया हुआ है? 2 into 10 raised to 26 per meter cube। हर एक एटम का डायपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है? 1.5 into 10 raised to -23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर ऑफ द सैंपल इज 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। राइट, you are supposed to find out number A, क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन मतलब mz होता है। व्हाट इज mz? नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला साथ में मेंशन कर ही देता हूं। तो नंबर 1 मतलब A mz एस टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। टोटल ये याद रखना, क्योंकि अगर एक सिंगल एटम हो तो फिर आप m by v लिख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे एटम थे ना। ओके, तो ठीक है। व्हाट इज द टोटल डायपोल मोमेंट? n इंटू m। n by v पता है आपको? यस। m पता है? यस। तो वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है? इफ द गैस इन दिस प्रॉब्लम इज केप्ट, इफ द गैस इन दिस प्रॉब्लम इज केप्ट, इस गैस को अगर हमने एक एक्सटर्नल 3 टेस्ला के फील्ड में रख दिया तो सैचुरेशन होगा कि नहीं होगा? इज सैचुरेशन पॉसिबल? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई? तो पहला पार्ट सॉल्व करना तो जोक है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इज टू सिंपल। सेकेंड वन इज गुड। तो पहला तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा वो। mz is basically n m by v। n by v पता है तुमको कितना है? 2 into 10 raised to 26। m कितना है? 3 into 10 raised to, तो कितना हो गया? 3 into 10 raised to 3 एम्पियर पर मीटर। 3000 दिया है क्या? 3000, हाँ दिया है। 3 into 10 raised to 3 दिया हुआ है, करेक्ट है। हो गया? हो गया? हो गया? यस और नो? अब हाउ डू यू सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन? इस ये सेकेंड क्वेश्चन तुम तब समझ पाओगे या तब सॉल्व कर पाओगे जब तुमको एग्जैक्टली समझा है। थ्योरी समझा है, थ्योरी समझा है तो ही सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसा है, जब सारे के सारे डायपोल मोमेंट अलाइन हो जाए, अलाइन, तब क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? सैचुरेशन। ये सैचुरेशन का डायग्राम है, सही है। तो सैचुरेशन के केस में पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम या मिनिमम, सेम वैल्यू
से मिनिमम में माइनस साइन होता है और मैक्सिमम में प्लस साइन होता है, याद है ना। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम बी, और मिनिमम क्या होता है, माइनस एम बी। तो सैचुरेशन में पोटेंशियल एनर्जी हैपेंस टू बी मैक्सिमम, राइट। तो ये पहले पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। सो पार्ट बी, पार्ट बी, इन सैचुरेशन, इन सैचुरेशन गैस हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और हमको ऑलरेडी पता है ये होता है एम बी, सही है। एम की जगह पे आई विल राइट डाउन म्यू बी, म्यू बी, व्हाट इज म्यू, एन इंटू एन, राइट। तो कैसे फाइंड करोगे, बी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, तो कैसे करोगे, हाउ विल यू फाइंड दिस आउट। एन एम बी हो गया ना, सही है। लेकिन तुमको एन थोड़ी पता है, तुमको क्या पता है, वो टेम्परेचर बाद में यूज करेंगे ना, उसको तो आना ही है। फिलहाल मैं टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहा यहाँ। लास्ट बेंच, लक्ष्य असू द्या। माय क्वेश्चन वाज कि तुम म्यू बी कैसे फाइंड करोगे। बी तो पता है, म्यू पता नहीं। म्यू क्या है, एन इंटू एन, एन इंटू एन फाइंड कर नहीं सकते तुम, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको एन बाई वी पता है। वैसे था ना, हाँ वैसे, तो वैसे कर सकते हो, क्योंकि अभी तुमको एमजेड पता लग गया है ना। पर वॉल्यूम कहाँ पता है, वॉल्यूम पता है नहीं। तो एक काम करना, बेस्ट, बेस्ट पार्ट, सारे गैस की बात ही मत करो, एक एक सिंगल सिंगल एटम को चेक करो। अगर मैं सिंगल एटम लूं, तो व्हाट विल बी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल एटम, क्या होगा, एम बी। मैं बताता हूँ सिंगल क्यों, क्योंकि मुझे वॉल्यूम पता नहीं, तो मैं वॉल्यूम पता ही नहीं है तो मैं सॉल्व कैसे करूँ फिर। लेकिन सिंगल का हो सकता है, यस, क्योंकि मुझे एम पता है क्या है, पता है एम, यस। बी दिया है, यस। व्हाट इज एम, 1.5 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 3, तो कितना हो गया, 5 इंटू 10⁻⁻23, क्या, जूल। इसमें ये जूल में है। तो what is the maximum potential energy of each atom when it is aligned in the direction of magnetic field, 4.5 into 10⁻⁻23। अब ये वैल्यू याद रख लेना। अब आपको पता होना चाहिए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। अब ये एनर्जी कहाँ से आया, ये वर्क डन से आता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कहाँ से आता है, वर्क डन से आता है ना, वर्क डन से। ये डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हुए कि नहीं हुए, तो वर्क डन किसने किया, मैग्नेटिक फील्ड ने, किस पे किया, डायपोल मोमेंट पे। तो वो जो वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड ने डायपोल मोमेंट पे किया, वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और एक एनर्जी होता है जिसको तुम बोलते हो थर्मल एनर्जी, सुना है, नहीं सुना तो तुमने केमिस्ट्री में ध्यान नहीं दिया, सिंपल। केमिस्ट्री में भी नहीं दिया, और फिजिक्स में तुमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी ध्यान नहीं दिया, थर्मोडायनामिक्स में मतलब। मैंने बताया था, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केबीटी। तो जहां जहां टेम्परेचर हो, वहां वहां हीट होता है, जहां जहां हीट हो, वहां वहां पे थर्मल एनर्जी होता है, होता है, होता है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, सही है। लेकिन टेम्परेचर भी दिया है, कितना दिया है, 300। तो थर्मल एनर्जी निकाल सकते हो तुम। हाउ डू यू फाइंड आउट थर्मल एनर्जी, 3/2 केवीटी। आप बोलोगे 3/2 क्यों लिया, क्योंकि मुझे गैस का टाइप नहीं बताया, बताया क्या। तो जब गैस का टाइप नहीं बताया होता है तो बाय डिफॉल्ट मोनोटॉमिक ले लेंगे। मोनोटॉम में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो इसलिए 3/2 केवीटी। रिजिड डायटोमिक होता तो 5। 3/2 केवीटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केवी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 1.38 into 10⁻²।
10⁻⁻28 1.38 into 10⁻⁻28 23 into 300 सही है। टेम्परेचर कितना था? 300 था। 300 था। तो तुम इसको जब सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू मिलता है आपको 6.21 इंटू 10⁻⁻21। अभी मैं सॉल्व करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इंटू 10⁻⁻21 जूल। सही है, बराबर। और आपको एंट्रोपी याद है क्या? एंट्रोपी, व्हाट इज एंट्रोपी? डिसऑर्डरनेस। वो सिस्टम में कहां से आता है? क्यों आता है? हीट से आता है, बराबर। तो जो थर्मल एनर्जी है वो वो थर्मल एनर्जी है वो क्या काम कर रहा है? थर्मल एनर्जी डिसऑर्डरनेस लाने की कोशिश कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या काम कर रहा है? ऑर्डरनेस लाने की कोशिश कर रहा है। तो जिसका ज्यादा एनर्जी हुआ वो डोमिनेट करेगा, करेगा। तो बताओ किसका एनर्जी ज्यादा है? थर्मल एनर्जी ज्यादा है 6.21 इंटू 10⁻⁻21 और पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड कम है, राइट। मतलब ऐसा, क्योंकि थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो कुछ कोई ना कोई देयर विल बी सम डायपोल मोमेंट व्हिच विल नेवर बी एबल टू अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो सैचुरेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो सैचुरेशन इज नॉट पॉसिबल। तो सिंस थर्मल एनर्जी is greater than maximum potential energy is greater than maximum potential energy। वैसे मैंने जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बोला ना तो एक्चुअली मैंने ओरिएंटेशन उल्टा दिखाना चाहिए, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नॉर्मली यही होता है ना, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होता है? मिनिमम होता है, और अगेंस्ट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। लेकिन ठीक है, सिर्फ साइन मैंने पहले बता दिया, सिर्फ एक माइनस एक प्लस, तो ये तुमको पता होना चाहिए। सिंस थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, maximum potential energy, hence saturation is possible ना? Not possible. Saturation is not possible.